तो दोस्तों नमस्कार। ये अंदाज आप लोगों का तालियां बजाकर स्वागत करने का निर्जीव मन में भी जोश भर देता है। सीढ़ियों तक भले ही उदासी छाई रहती है, लेकिन क्लास में आते ही जो है चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये जो एनर्जी है ना, ये मेरी नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी तरफ से आती है, क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। लेकिन चढ़ना मत। क्यों रे बाउली? कल मैंने शायद सेव किया था। ओके। मुझे ये वाला टॉपिक बताना था कि 3 जनों को सल्टाया, 2 को सल्टाया, 1 का सामना किया। इसमें मैंने बताया था कि गौर का शासक कौन था? यल्दोज ने इल्तुतमिश को अपने छोटे साडू का दास माना। समझ लो, यानी अपने समकक्ष का दास माना। ऐबक समकक्ष था यल्दोज का, और इसलिए ऐबक का दास जो इल्तुतमिश, इसने कहा तो मेरा भी दास है। इसलिए साम्राज्य पर नियंत्रण करने के लिए इसने अभियान किया। तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1215 में। और इस युद्ध में यल्दोज को किसने हराया? और साथ में उसे पकड़ के उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो बिंदु नंबर 1 लिख दे। मैं जो कल विजय लिखी हुई है ना, कल विजय वाली टॉपिक में, उसी में चलना है अपने को। विजय में उसी में लिखना है कि 1215 में गौर के शासक, गौर के शासक ताजुद्दीन यल्दोज ताजुद्दीन यल्दोज ने भारतीय प्रदेशों पर 1215 में गौर के शासक ताजुद्दीन यल्दोज ने भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण किया। आक्रमण किया। तराइन के तीसरे युद्ध में, तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दोज को हराकर बंदी बनाया, हत्या की। लिख दिया। अब ये तो खत्म। आपको क्या पूछेंगे एग्जाम में आएगा तो? त्राइन प्रथम युद्ध, त्राइन द्वितीय युद्ध, त्राइन तृतीय युद्ध को सुमेलित करने वाला क्रम पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि त्राइन तृतीय किनके मध्य हुआ। अगला, सिंध मुल्तान के शासक
नासिरुद्दीन कुबाचा ने नासिरुद्दीन कुबाचा ने 1217 में पंजाब बठिंडा बठिंडा सिरसा पर आक्रमण किया। 1227 में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित कर पंजाब मुल्तान सिंध जीत लिया। कुबाचा ने सिंधु में कूदकर आत्महत्या की। हाँ जी, लिख दिया क्या? लिख दिया। है धीरे धीरे लिखने वालों, जरा अपनी स्पीड बढ़ा लो, वरना तो एक दिन पता लगेगा कि साथी थानेदार बन गए, तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। हाँ, केवल नोट्स बना रहे हो, बिल्कुल। तो मैडम सवारी कहां से आई है? अच्छा, तो आप पैदल ही आए हो? मैंने तो सोचा कि कई गाड़ियां छोड़नी आई है नीचे तक। आखिर आखिर आपका रुतबा ही है कुछ ऐसा है। अजी, थानेदार थानेदार जी का रुतबा कम होता है क्या? सरकार देगी गाड़ी आपको। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया काम अपना, लेकिन तीसरा बच गया कौन? चंगेज खां। दोबारा से यदि मैं तुम्हें बताऊं चंगेज खां कौन था, तो चंगेज खां का मूल नाम था तमेचिन। क्या नाम था? तमेचिन। ये मंगोलिया में भी चिंग चांग ही करते रहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा शैली जो है वो इसी प्रकार की है। तो यदि अपन बात करें तो ये क्षेत्र तो अफगानिस्तान तक का है। इनके ऊपर कई देश हैं दोस्तों, जिनमें ये उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ओके, इसके बाद में तान ही तान है दोस्तों यहां पर। जैसे ऊपर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इधर तजाकिस्तान, तैजाक, इस प्रकार के देश। और इन देशों में, और इधर ये जो चाइना है, ये वाला जो देश है, ये
ये चाइना, काफी बड़ा देश। इस चाइना के ठीक ऊपर जब आप मैप देखोगे तो यहां पर ये मंगोलिया है, और मंगोलिया में यहां का शासक रहता था तमेचिन। कौन सा चिन्ह था? तमेचिन। तो ये तमेचिन हुआ क्या कि ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान की जो मध्य एशियाई जनजातियां थी, जो कभी, और ये यहां पर रूस, तो ये भूकंप यहां पैदा हुआ था। मतलब जैसे ये गजनी, ये गोर, ये उजेबक, और ये कजाक, ये तजाक, और ये तुर्क, इन तुर्कों ने बाद में इधर तुर्की भी बसा लिया, अलग से टर्की जिसको हम कहते हैं। तो अभी तो गिराती, तो इन कजाकों ने अटैक कर दिया मंगोलिया पर। तब यहां के आदिवासियों की जो जनजातियां थी, ज्यादा लोग नहीं रहते मंगोलिया में, ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पर ठंड पड़ती है और शिवाय मरुस्थल की कचुना है, इसलिए यहां पर बहुत बड़ी आबादी नहीं है। तो कभी भी यहां पर करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी ना रही, ना आज भी है। आज भी मंगोलिया की आबादी 1 करोड़, भारत की आबादी 150 करोड़। और जब भारत की आबादी 10 करोड़ थी तब वहां पर 10 लाख लोग ही रहते थे। लेकिन लोग जितने भी थे सब लड़ाका थे, क्योंकि उनको बिना लड़े पेट नहीं भरेगा, मरेंगे। इसलिए इन्होंने यहां पर 10 कबीले थे, और ये जो 10 कबीले थे ये अलग अलग अपना माहौल, सरदार थे इनके, अपना चला रहे थे, किसी को इन्होंने परेशान नहीं किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन तुर्कों ने और इन कजाकों ने इस्लाम का झंडा लेकर के और इन क्षेत्र पर अटैक कर दिया, और यहीं पर यह समस्या खड़ी होगी। इन्होंने इनको दुश्मन मान लिया। 10 आदिवासी परिषदों की बैठक हुई कि हमारे ऊपर जो है ये लोग बार बार आक्रमण कर रहे हैं, और तब इस परिषद में उन्होंने अपने एक आदिवासी जनजाति कबीले का प्रमुख था तमेचिन, इसे प्रमुख बनाया और कहा कि चलो अब सामना करते हैं। तो तमेचिन जो था वो मंगोल लोगों का प्रमुख बन गया, फिर अटैक किया। फिर इसने किसी को नहीं छोड़ा, ना कजाकों को, ना तजाकों को, ना तुर्कों को, ना रूस को, ना चीन को। पूरा चीन जीत करके बीजिंग पर उसने अधिकार कर लिया था, बीजिंग जीत लिया था। उस समय बीजिंग नाम नहीं था, उसे पिकिंग कहते थे। तो किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन वो तिब्बत नहीं आ पाया। ये वाला जो प्रदेश था ये तिब्बत, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रदेश है, भयंकर सर्दी है, इसको नहीं जीत पाया, और इसी कारण से भारत पर भी अटैक उसका हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या, उजेबक नेता सैबानी खां या यहां का जो शाह था उसके ऊपर अटैक हुआ, मारा गया शाह। अब इसके बाद उसका लड़का था, नाम था मंगबरनी। मंगबरनी ने शरण लेने के लिए सोचा कि मैं कहां जाऊं, यहां तो सुपड़ा साफ है चारों तरफ। तब उसे लगा कि भारत का मुस्लिम शासक जो है इल्तुतमिश बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए मंगबरनी जो था वो भाग करके भारत में शरण लेने के लिए आया। जब वो शरण लेने के लिए आया तो उल्टा दिल्ली में इल्तुतमिश को इस घटना की जानकारी थी कि दुनिया में एक भूकंप आया हुआ है, एक ज्वालामुखी फटा हुआ है, एक प्रचंड तूफान है जिसका नाम चंगेज खां है, जो कुछ नहीं छोड़ रहा। ये चीन की दीवार दूर तोड़ ताड़ करके पूरा चीन रोन दिया। तो जिसने किसी को नहीं छोड़ा, तो वो समझ गया था कि उसका सामना करने की हिम्मत किसी की है नहीं। अतः इल्तुतमिश जो था वो उल्टा मंगबरनी जो उसके पास में भागा आ रहा था, बचाओ रे बचाओ, उसने कहा ना तू भाग यहां से वरना तो मैं मारूंगा तेरे को, उसका तो पता नहीं। और जाकर के लाहौर में रुक गया। लाहौर से मंगबरनी जो था वापस भाग करके गजनी के रास्ते ईरान चला गया। तो आया था चंगेज खां और सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि ये लाहौर तो रावी नदी के किनारे,
जबकि ये सिंधु नदी के किनारे बाढ़ आई हुई थी, अतः कुछ दिन उसने प्रतीक्षा की। फिर जब उसे सूचना मिली कि वो मंगबरनी तो ईरान चला गया, तो वो भी गजनी कंधार होते हुए ईरान की ओर मुड़ गया और जाकर ईरान को रोन दिया उसने। ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सीरिया, ये तुर्की, ये स्पेन, इटली, मिस्र, सूडान, जो भी उसके मार्ग में आया और रोनता चला गया। लेकिन भारत को बचा लिया, किसी ने बचा लिया? पता नहीं, वो तो भाग्य नहीं बचाया। उस सच बात तो ये थी कि इस चंगेज खां के प्रहार से बचाने वाले सिंध नदी के मच्छर थे, हैं? हाँ, वो सिंधु नदी में बाढ़ आई हुई थी, वरना तो। और वहां पर जब वो रुका, तो उस बाढ़ के कारण उसे मच्छर खा गए। तो उसने सोचा, बोले चल रहे यार, दूसरे घड़े जीतने के लिए, यहाँ बाढ़ पता नहीं कब उतरेगी, और उसने वो उसके पीछे चला गया। तो भारत को तकदीर ने बचा लिया, लेकिन फिर भी इसका श्रेय मिला किसको? इल्तुतमिश को। कहते हैं कि यदि वो मंगबरनी को शरण दे देता दिल्ली में, तो वो पक्का आता चंगेज खां। और जब वो भारत में एक बार आ जाता, तो फिर वो तो पीछे लौटना उसे आता ही नहीं है। फिर तो चीरता हुआ निकलता, और फिर उत्तरी गंगा घाटी के जनसंख्या का क्या होता है? उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी होती? 16 लाख। आज कितनी है? 16 करोड़। वो कितनी होती? 16 लाख। आज 22 करोड़ है, तो 22 लाख ही रहती, क्योंकि उसको आबादी पसंद नहीं थी। वो कहता था जंगल होने चाहिए। ये शहर बसाते क्यों? क्योंकि मंगोलिया में जंगल ही थे, वहां शहर बसे ही नहीं थे, और उसको शहरों से नफरत थी। जहां भी उसको बस्ती दिखती थी, बिल्कुल रोन देता था, काट देता था। तो क्या होता, आप सोचिए। लेकिन इसने नहीं होने दिया। तो ये बात, ये घटना कब की है दोस्तों? 1221। ठीक। तो ये बात मैं लिखवा देता हूं। लिखेंगे, लिखेंगे पहले, ये पर्चियां बाद में पढ़ूंगा, पहले लिखेंगे। लिखो, मंगोलिया, मंगोलिया के शासक, सॉरी, मंगोलिया, हेडिंग कुछ नहीं डालनी, आप सीधा लिखोगे मंगोलिया की जनजातियों ने, मंगोलिया की जनजातियों ने, जनजातियों ने तमेचिन को अपना नेता बनाया। तमेचिन, तमेचिन को अपना नेता बनाया। तमेचिन को अपना नेता बनाया, जो चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उसने रूस, चीन, सहित मध्य एशियाई देशों को, रूस, चीन सहित मध्य एशियाई देशों को रोंद कर उज्बेकिस्तान के शाह, उज्बेकिस्तान के शाह को हराया। शाह को हराया। शाह का मतलब शासक को शाह कहते हैं, जैसे बादशाह, शहनशाह, शाह का मतलब शासक होता है। तो शाह को हराया, लिख दिया। शाह का पुत्र मंगबरनी शाह के पुत्र मंगबरनी मंगबरनी
शरण लेने के लिए भारत आया, शरण लेने के लिए भारत आया। भारत आया, परंतु परंतु इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। मंगबरनी को भगाने के लिए लाहौर आया। भगाने के लिए लाहौर आया। लाहौर आया। सिंधु नदी के तट, सिंधु नदी के तट से चंगेज खां ईरान की ओर लौट गया। ईरान की ओर लौट गया। लिख दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खां के प्रहार से बचाया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खां के प्रहार से बचाया। अब आप देख रहे हैं ये चंगेज खां का साम्राज्य, पूरा का पूरा चीन, पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा यूरोप में इटली, ये पूरा जो पूर्वी यूरोप है वो सारा का सारा, ये सारा, और यहां पर मिस्र, ये दिखा नहीं रहे इधर, मिस्र तक उसकी जीत हुई थी। तो कहते हैं कि उसका साम्राज्य, और लगभग उसका रूस का ये लगभग जो देश है, ये उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है, ये साइबेरिया है, उसको छोड़ करके दक्षिणी रूस सारा ले लिया उसने। तो बताते हैं कि 3 महाद्वीप में 2/3 पृथ्वी पर उसका शासन हुआ करता था। 3 महाद्वीप 2/3 पृथ्वी का विजेता था वो। कौन? चंगेज खां। इसलिए वो कहा करता था कि गिद्दड़ की जिंदगी 100 दिन जीने से अच्छा है शेर की जिंदगी 1 दिन जी ले। तो उसका मानना था, वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। वो कहता था कि पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, खुदा है कि नहीं, और होगा है तो उसने मुझे बना करके गलती कर दी, अब गलती कर दी ना तो भुगतेगा ईश्वर। अब मरने के बाद वो मेरा क्या करेगा देख लूंगा बाद में, लेकिन आज मैं करूंगा। उसकी बनाई हुई ये जो सृष्टि है, पृथ्वी है, मुझे पसंद नहीं है, इसे मैं मेरे हिसाब से रीसेटल करूंगा। कहां पर कौन रहेगा, कहां पर कौन मरेगा, ये मैं देखूंगा, मैं तय करूंगा। जब तक मैं हूं पृथ्वी का खुदा मैं हूं, वो मानता था अपने आप को। तो दुस्साहसी व्यक्ति था। खैर, आज मैं आपको बता दूं सच्ची बात, आज चाइना में ये जितने भी लोग हैं चाइना में, चाइना की मूल प्रजाति लगभग समाप्त है। मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। जैसे भारत के मूल निवासी वो तो दक्षिणी भारत में रहते हैं, भारत के मूल निवासी मूलतः काले थे। जैसे कर्नाटक के, तमिलनाडु के तुम लोगों को देखते हो, वास्तविकता है
ये आर्यन बाहर से आए, तुम्हारे जचे तो मानो और नहीं जचे तो भी मानो इस बात को। तो उत्तरी भारत में रहने वाले भारतीय भारत के नहीं है तो नहीं है। ऐसे चीन में रहने वाले लोग, जो लोग आज हैं वो चीन के नहीं है, वो मंगोलियाड है, चंगेज खां के साथ आए हुए लोग हैं, उन्हीं की जनसंख्या पूरे चीन में। इसलिए चीन के खून में चंगेज खां का जीन है। वो लड़ेंगे जब तक नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई उनके खून में है। ये हकीकत है। इसलिए चीन की सीमाओं पर सभी देशों से तनातनी, एक भी पड़ोसी उसका ऐसा नहीं है जिससे उसकी लड़ाई नहीं हो रही, कोई भी पड़ोसी नहीं। जापान, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम और इनके साथ साथ जो ताइवान, इनके साथ साथ मंगोलिया, यूक्रेन नहीं, यूक्रेन से तो चीन की सीमा नहीं लगती, यूक्रेन का तो रूस से चल रहा है युद्ध। भारत, इन सब देशों के साथ उसकी जहां जहां सीमा लगती है वहां पर लड़ाई है, क्योंकि उसका मत क्या है कि उसका मत ये कि ये तुम्हारी सीमा है, ये दूसरा देश है, ये मैं चीन हूं, तो इस सीमा में तुम इतना अक्सा को और दे दोगे तो तुम्हारा जाता क्या, तुम ये बताओ ना। फिर इतना सा और दे दो, फिर 50 साल बाद फिर कोई कहता अरे थोड़ा और दे दो ना, तुम्हें या तो मारेंगे या दे दो। 1962 में लद्दाख ले लिया, चीन ने ले लिया भारत का प्रदेश लद्दाख। 2020 में पेंगोंग झील ले ली। यह अलग बात है कि मोदी जी ने मीडिया का ढक्कन इस तरह से बंद कर रखा है कि उसमें जो मोदी जी के भक्त हैं उन्हीं की आवाज बाहर आती है, उसके खिलाफ कोई बोलता है। अच्छा, मेरी बात से सहमत है कई लोग। ये वास्तविकता ये है कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, कुछ अच्छे काम इन्होंने किए, बट चाइना को क्षेत्र दे दिया, वहीं से अपने भी जो है अंकुश गड़ गया। और ऊपर से एक बात और, गलती वो मान तो लो, मानते भी नहीं है। वो कहते हैं ना कोई घुसा ना कोई सीमा ली, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि दुनिया ने कहा कि गलवान में बहुत गलत हुआ। पेंगोंग तो गई, पेंगोंग तसो झील है, भारत के पास नहीं है, करीब करीब पेंगोंग तसो 61 किलोमीटर लंबी झील थी, सारे खा गया वो। और तो और आगे मौका और नहीं है, क्यों? उसने वहां पर बस्तियां बसा दी, चीनी लोगों को लाकर गांव बसा दिए, उसने वहां 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी कर दी, सेना का कैंप बना दिया, अंदर ही अंदर सुरंगें बना दी, राजमार्ग बना दिए, 3-3 पट्टियां एक साथ, हवाई अड्डे बना दिए, सेना तैनात कर दी, परमाणु जखीरा तैनात कर दिया। अब वापिस कौन लेगा? वापिस लेने का मतलब है परमाणु बमों का सामना करना। तो ये जो बात है ये है, लेकिन अब चीन की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है, बात समझ रहे हो? इसलिए हमारे तो 2-3 मेरे साथ के लोग हैं, पहले मोदी जी के बड़े भक्त थे, और जब कश्मीर में 370 हटाई थी तब तो उन्होंने मोदी जी की फोटो लगा दी थी ऑफिस में अपने सीट के सारे, कि यार आदमी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देशभक्त हैं। लेकिन जब से पेंगोंग तसो गई तब से वो एक ही बात कहते हैं कि भारत में 2 राम हैं, एक आसाराम और दूसरा झांसाराम। ये राम की बात करते हैं लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी। नाराज मत होना कोई मेरी बात से, भाई देशभक्ति का जुनून है हम लोगों में, इसलिए हम बात करते हैं। 1000 काम अच्छे करो लेकिन देश की सीमा का 1 इंच गया वो बर्दाश्त नहीं है, बस। तो कोई बात नहीं, अपने करने से कुछ होगा नहीं, अपने तो लिखना पड़ेगा। मैंने समझा, आपको सारा दिया, आपने सारा समझ भी लिया, समझ लिया। तो अब मरवा देते हैं इसको, इल्तुतमिश को बहुत दिन हो गए इसे। लिखो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, हो गई। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। एक संयोग देखिएगा, गजब का संयोग। 1236 में इल्तुतमिश फिर सिंध के विद्रोह का दमन करने जाता है।
सिंध में विद्रोह करने वाले वही खोखर हैं, खोखर जाट। उनके विद्रोह का दमन किया और दमन के बाद जैसे ही दिल्ली लौटा उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि इल्तुतमिश की गोरी की दोनों की मृत्यु के पीछे सिंध के खोखर जाटों का योगदान रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाट जो है ना वो सीना तान लो कि साहब हमने मारा, नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जाटों का काम तो है बस इतना सा है कि पाकिस्तान के अपने जाट भाइयों को मनाओ और उसे वापस भारत में शामिल कराओ। बहुत जरूरत है, बहुत गहरी जरूरत है, क्योंकि चाइना खेल रहा है पाकिस्तान से। चाइना जो है पाकिस्तान के सारे संसाधनों से खेल रहा है। वो पाकिस्तान के नहीं है संसाधन, वो भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं। और दूसरी बात, राजस्थान के जाटों को ब्याह करने के लिए पाकिस्तान की बेहद जरूरत है। अच्छा, इसका मतलब जो दिल का दर्द था वो बाहर आया है टेबल ठोकने में, कोई ना। अब दोस्तों सुन लो, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी तो एकदम से टू द पॉइंट बातों को सीखेंगे तो ज्यादा सही है। इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी बनाया था? रजिया को। इल्तुतमिश ने कहा था कि रजिया उत्तराधिकारी होगी, मेरी पुत्री रजिया। और सच में ये योग्य थी। दोनों हाथों से तलवार चलाना, घोड़े को दौड़ाते हुए दोनों हाथों से तलवार चलाना, ये इतनी योग्य थी कि कई बार अपनी पुत्री की परीक्षा ली थी। जब ये करीब 17 वर्ष की थी तब इल्तुतमिश ने अपने 3 सेनापतियों के साथ घुड़दौड़ करवाई थी, मुठभेड़ करवाई थी कि 3 सेनापति साथ में और रजिया जो अकेली, उनकी मुठभेड़ करवा दी, तलवारें दी। तो रजिया ने जिस अंदाज में तेज गति से घोड़ा दौड़ाते हुए सिर्फ पैरों के दम पर बैलेंस बनाते हुए उन 3 सेनापतियों को जमीन पर गिरा दिया था, तो तब से इल्तुतमिश को एक बात का पता लग गया था कि मैं नहीं, मेरे से भी ज्यादा योग्य है मेरी बेटी। चाहे वो युद्ध का मैदान हो और चाहे वो दरबार हो, हर दृष्टिकोण से संपूर्ण है। क्योंकि उसको बाकी बेटों का पता था। इल्तुतमिश की रानियों की यानी बीवियों की यानी कि बेगमों की संख्या कम ना थी। मृत्यु से 2 साल पहले भी उसने ब्याह किया था। अजय सुल्तान है साहब, सुल्तान की सल्तनतें गिना नहीं करते हैं, उनके ब्याह देखा नहीं करते हैं। उनका तो हरम क्षेत्रफल में नापा जाता है कि उनके रानियों के महल कितनी वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। जितना ज्यादा वर्ग किलोमीटर उतने ज्यादा प्रभावशाली सुल्तान। लेकिन जो दरबारी थे, चालीसा के सदस्य, उन चालीसा के सदस्यों को एक महिला के द्वारा राज किया जाना पसंद नहीं था, नहीं था। इसलिए इन्होंने एक बालकीय को, जो इल्तुतमिश का बेटा था, नाम था रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया। अब ये तो बालक था, इसलिए शासक इसकी मां यानी संरक्षिका कौन बनी? इसकी माता नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान ने जब अत्याचार किए, क्योंकि ये बहुत बदमाश थी और ये वो थी जिसके लिए मैंने कहा था कि इसका ब्याह इल्तुतमिश के साथ मृत्यु से 2 साल पहले ही हुआ था। इसलिए ये तो लड़की थी, वो बूढ़ा था। इसलिए शाह तुर्कान ने, जो वजीर था इमाद, उसके साथ में प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया।
तुम तो ऐसे ओ कर रहे हो जैसे तो तुम तो बहुत दूध के धुले हुए हो। मनुष्य की फितरत क्यों ऐसी होती है कि वो दूसरों की तरफ अंगुलियां करता है, अपने गिरेबान में झांक करके क्यों नहीं देखता? सात तुर्कान और जो वजीर था उनकी दुश्मन कौन थी? इसलिए ये रजिया और उसके परिवार के पीछे पड़ गए। तब एक दिन रजिया जो थी उसने लाल वस्त्र पहने और लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार यानी जुम्मा को दिल्ली की जो मस्जिद थी जहां लोग आए हुए थे जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए, उस दिल्ली की प्रधान मस्जिद बोले तो जामा मस्जिद, उसमें गई और वहां लोगों ने पूछा कि लाल वस्त्र क्यों? इसका मतलब तू अन्याय हुआ है, तू न्याय मांगनी आई? बोले हाँ मैं न्याय मांगनी आई हूं। क्या हुआ? सात तुर्कान और इमाद जो है ये दोनों गलत हैं और शासन ठीक नहीं चल रहा, और इल्तुतमिश ने तुम्हारे सुल्तान ने उत्तराधिकारी मुझे बनाया था। तब भीड़ कई जो थी सात होगी कि चलो रे चलो, और जो दिल्ली की जनता, उसी समय बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे लोगों को बुलाया। दिल्ली की जनता सात हो गई, महल में घुसी, वजीर को मारा, सात तुर्कान को मारा और रुकनुद्दीन को सल्टा दिया। ये सब मारे गए और शासिका कौन बना दी गई? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है ये 1236 से लेकर 1240 तक शासिका रही। लेकिन इससे पहले शासक कौन बना था? तो रजिया ने उसे कहा भी था कि भाई तू रुक जा, रुकनुद्दीन रुक जा, ये नहीं रुका तो गया। तो फटाफट जो है इसी तरह से उतारो, तो इसको एकदम सीक्वेंस वाइज चलना है। इसका मैं ऊपर वाला लिख दो, मैं इसका पूरा नाम लिख रहा हूं। इसका पूरा नाम है रुकनुद्दीन। ये इंक दिखेगी नहीं, शायद दिख जाएगी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। बारह सौ 36 से 1236, यानी कि सिर्फ 4 महीने ये शासक बना। तो मुझे लगता है पर्चियां पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी होगी। ओके, एक की पर्ची है कि भाई वापस समझा दो फॉर्मेट को। चलो मैं दोबारा बता रहा हूं। एक ने लिखा है कि होगी हर मंजिल हासिल, तू कोशिश तो कर, तू जीतेगा हर जंग, युद्ध की तैयारी तो कर। चलो
ठीक ठीक लिखा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, सुन रही है ना मैडम? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कौन बदल देगा बता? तेरा नसीब कौन बदलेगा? तेरी पढ़ाई, तेरी मेहनत, बस। भाग्य नसीब नहीं बदलेगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। तो कौन कौन है तकदीर बदलने वाले? अरे दूसरों के भरोसे कभी भी, दूसरों के भरोसे कौन चलता है? जो खुद विकलांग होता है। सहारा कौन लेता है? जो विकलांग होता है। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। वाह, अच्छा लिखा, अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। कौन सा इशारा है? आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। आरएस और एसआई की ओर इशारा है। वाह वाह भाई, अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। मुझे कहां फुर्सत है। हाँ, बहुत बिजी लगता है, तो पड़ोसी से संबंध तोड़ लेना, फुर्सत हो जाएगी। मुझे कहां फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं। अच्छी बात है। मैं कंधों पर सितारों के सपनों से बाहर निकलूं तो मैं जमाना देखूं। वाह, कंधों पर सितारों के सपनों से बाहर निकलूं तो मैं जमाना देखूं। नहीं बेटा, तू जमाना देख ही मत, तुझे हम लोग अपने आप देख लेंगे। वो बेटा सीढ़ियों से कल उतर गई थी, ठीक है? जिसने पूछा उसे मैं जवाब दे दिया। उसने कल कहा कि सर बैग नहीं मिले, आज कहा कि सर बैग वाली बात कहां तक पहुंची। मैंने कहा सीढ़ियों से नीचे तो उतर चुकी है। बस खत्म हो गए। बस मैं सोच रहा था कि कछु अच्छा होगा, नहीं। चलो, अब एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं कि इल्तुतमिश ने अपनी योग्य लड़की, साहसी वीरांगना रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया, परंतु परंतु ये पुरुष मानसिकता किसी भी महिला के गुणों को आगे नहीं आने देती। सिर्फ महिलाएं इसलिए रिजेक्ट कर दी जाती हैं कि वो महिला है, और एक महिला अपने पर राज कैसे करेगी? बात समझ रहे हो ना? आज भी तो देखो, महिलाओं की बात करने वाले मोदी जी, महिलाओं की बात करने वाली कांग्रेस, संसद में महिलाओं का प्रतिशत कितना? 12। आबादी आधी, प्रतिनिधित्व है 12। क्यों? बात करते हैं, और वो भी कब? जब चुनाव आते हैं। इससे पहले 5 साल पड़े थे, 10 साल हो गए मोदी जी को है। महिलाओं को कछु देना होता पहले नहीं दे सकते थे, अभी भी क्या दे दिया? एक झुंझुना, बजाते रहो, कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कहा है कि महिलाओं को हम आरक्षण तो देंगे देंगे, लेकिन आज नहीं। जब संसद में, लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। पहले 2026 तक बैन लगा दिया था मोदी जी ने आते ही, अब 2052 तक लग जाएगा। इसका मतलब आरक्षण का झुंझुना है जो बजाती रहेंगी महिलाएं। ये महिला मानसिकता जो पुरुषों की है कि हम राज तो हम ही करेंगे, लेकिन वोट महिलाओं के लेंगे, ये कब खत्म होगी जाने पता नहीं। दूसरी ओर बात कुछ ऐसी भी है
कि एक और महिला प्रमुख है, लेकिन वो बात तो करती है, लेकिन उन पे बहुत सारे टेप चिपका रखे हैं। आप लोगों ने देखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दो महिलाएं हावी है, बट वो मोदी जी और मोदी जी के कारनामों को उजागर नहीं कर रहे हैं। उन पे टेप चिपकी हुई है। किसकी? कि यदि कुछ बोला तो ईडी के द्वारा तीसरे दिन जेल में, इसके बाद क्या होगा पता नहीं, इसलिए डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। आप जानते हैं कि राजस्थान आकर के मोदी जी इतना बोल जाते हैं और गहलोत जी कुछ नहीं बोलते। कारण क्या है? ईडी, सीबीआई। यहां तक कि आप देखो, राजस्थान की बात नहीं, ममता बनर्जी, दिल्ली की, आप सब सरकारों के मुंह बंद है। जो नेता भारत में तेज गति से बढ़ता है, भले ही वो विपक्ष का हो या मोदी जी की पार्टी का, मुंह बंद कर दिया जाता है। वसुंधरा जी का बंद कर दिया। दूर कहां तक जाओगे? और अगला टारगेट इनका अमित शाह है। अमित शाह बहुत हावी हो गया है, मोदी जी की हिट लिस्ट में अगला नाम उन्हीं का है। कई लोग सोचते हैं कि योगी और अमित शाह अगले भावी प्रधानमंत्री होंगे। नहीं, उनकी तो ऐसी हवा खराब होगी कि मोदी जी ऐसे ठिकाने लगाएंगे। कभी भी दोस्तों, राजदार जो होता है उसे अपने से ऊंचा नहीं बढ़ाया जाता ना। राजदार है अमित शाह और योगी जी। मोदी जी की हर फितरत जानते हैं। यदि वो बड़े बन गए तो ठिकाने एक दिन जो है वो वजीर बादशाह को लगा देगा। आज वजीर है अमित शाह, वो बादशाह है, लेकिन वजीर को ज्यादा ताकत दे दी तो सबसे पहले अपने बादशाह को ठिकाने लगाता है। इतिहास हमें यही सिखाता है। इसलिए चिंता मत करो, अभी तो खेल बहुत सारे बाकी हैं, देखना बहुत सारे बाकी हैं। हम तो नहीं भूल, मजा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि लिखा है हम तो नहीं की भूल जाया करते हैं। लाइन ही नहीं बैठ रही। हम वो नहीं जो निभाया करते हैं। तो इसमें तो देख ले, हम वो नहीं जो निभाया करते हैं। ये देख, इसलिए तो मुझे देखते ही पता लग, चिट्ठी की पहली लाइन से पता लग जाता है कि सेंटेंस ठीक नहीं है, मजा नहीं आएगा। फिर भी मैं पढ़ देता हूं। हम वो नहीं कि भूल जाया करते हैं, हम वो नहीं जो निभाया करते हैं। दूर रह करके मिलना शायद मुश्किल हो, पर याद करके सांसों में बस जाया करते हैं। बैठा नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं। अब बात यह है, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी को देख लो, रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया, बट उसके भाई ने रजिया की सौतेली माता के बेटे हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने कहा, रजिया रुक ना, तू मन न बन जावा एक बार। तो पहला शासक कौन बना? अरे 4 महीने 3.5 महीने संरक्षिका कौन थी? उसकी मां। और साथ में उसका चक्कर किसके साथ? 7 तुर्कान एंड वजीर मिलकर के खिचड़ी पकाते थे और दोनों ही खा जाते थे। इन्होंने जनता पर अत्याचार किए, चालीसा के सदस्यों पर अत्याचार किए। रजिया एक दिन लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार के जुम्मे के दिन जामा मस्जिद दिल्ली पहुंची। लोगों ने कहा कि जुम्मा है आज, आज खुदा का दिन है, तुझे तकलीफ कौन सी है? तू ये लाल वस्त्र पहनकर आई है, इसका मतलब न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। किससे चाहिए? जनता से चाहिए। तुम्हारे मृत सुल्तान इल्तुतमिश ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन वो मुझे मारना चाहते हैं। यदि आज मैं महल को लौट गई तो आज के बाद मैं बचूंगी नहीं, तुम्हारे सुल्तान का सपना अधूरा रहेगा। जवान थी, लोग भी जवान थे, जवानों ने जवानों का साथ दिया। महल में घुस गए युवा लोग और जाकर के सबसे पहले वजीर को, 7 तुर्कान को, रुकनुद्दीन को मारकर रजिया को शासक बनाया। याद रखें,
भारत की जनता ने दिल्ली के तख्त का फैसला सिर्फ एक बार किया, और वो किसके समय किया? रजिया सुल्तान। तो ये खास बात है, ये लिखनी है, लिखोगे नीचे, लिखोगे, हेडिंग डाल दो रजिया की, नहीं डाली क्या? अरे जब मैंने बोर्ड पर हेडिंग डाल दी रजिया सुल्ताना, तो फिर आपने क्यों नहीं डाली? तो लिखेंगे दोस्तों, दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता ओब्लिक भारत की जनता ने, भारत की जनता ने पहली बार, पहली बार दिल्ली के शासक का चुनाव किया। शासक का चुनाव किया, रजिया को सुल्तान बनाया। ओके दोस्तों, अब रजिया के क्या क्या काम थे खास खास, वो फटाफट मैं आपको बता रहा हूं। उसने जो काम किए, नंबर एक, रजिया समझदार थी, बट इसने महिला वस्त्र बुर्का नहीं पहना, कुबा अर्थात कोट पहनती थी, और कुला अर्थात टोपी धारण करती थी। इसे लोग जो थे इस्लाम के कट्टर इस्लामिक, वो चिढ़ने लग गए। उसने अपनी सिक्कों पर अपना नाम लिखवा दिया, सिक्कों पर रजियत नाम लिखवाया। इससे लोग फिर चिढ़ गए कि एक महिला का नाम सिक्कों पर। उसे कहा था कि तू तेरे पिता के नाम से सिक्के चला दे, उसने कहा कि नहीं। इसने दरबार में एक चालीसा का सदस्य था, एतगिन पर एतबार किया, नाम था एतगिन, उस पर किया एतबार, एतगिन पर एतबार किया, और उसे बदायूं का इक्तेदार बना दिया, या मुक्ता बनाया, प्रभारी बनाया। साथ ही उसे दरबार का प्रमुख बना दिया, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब यानी दरबार में हाजिरी लगाने वाला, या दरबार का प्रमुख बना दिया। और यही उसने गलती कर दी, क्योंकि दोस्तों धोखा वो देते हैं जिन पर भरोसा करते हैं, वो धोखा नहीं दे पाते हैं जिन पर हम भरोसा नहीं करते। इसने भरोसा किया। अगला एक और था अल्तुनिया, ये भी चालीसा का सदस्य था, को पंजाब बोले तो बटिंडा का प्रमुख बनाया। इन दोनों ने धोखा दिया इसे। एक विदेशी जो अफ्रीकन था, काला कलूटा, बड़े डिलडोल वाला, हबशी कहते थे, हबशी। तो हबशी, हबशी कहां के होते हैं? जो काले लोग होते हैं उनको हबशी कहा जाता है। हबशियों को दास बनाया जाता था, याद रखें, काले लोग हबशी। तो उसका नाम था याकूत। क्या नाम था? याकूत को उसने घुड़साला का प्रमुख बना दिया। अमीर ए आखुर यानी घुड़साला प्रमुख बनाया। बस यहीं पर आरोप लग गए। ये जो हबशी था, बड़े डिल डोल का,
और विश्वास पात्र था। इनमें से बीच बीच में विद्रोह करते रहते थे लोग बाग, इसलिए रजिया को बाकी पर भरोसा नहीं रहा। रजिया का कद थोड़ा छोटा था, वो घोड़े पर सीधा बैठ नहीं पाती थी, इसलिए ये जो याकूत है ये उसे उठा करके घोड़े पर बैठा देता था, उतार भी लेता था। ये बात दूसरों को पसंद नहीं आई। वो कहते थे कि देखो जी कैसे छू रहा है, इधर से छू रहा है, उधर से छू रहा है। आरोप लगा दिए जी, आरोप लगा दिए। काहे के कि संबंध गलत है साहब, उम्र भी कम थी, आरोप लगने आसान थे। रजिया सुंदर भी बहुत थी और कई मनसबदार चाहते थे कि वो हमसे ब्याह करें, परंतु उसने कहा कि नहीं, मुझे सासिका बनना है, मुझे ब्याह के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। लेकिन लोगों ने खुद बदनाम करना था। एक समकालीन लेखक है मिनहाज सिराज, वो लिखते हैं कोई दोष नहीं था, चरित्र पर कोई कलंक नहीं था। उसी समय वो दरबार में थे। वो कहते हैं कि वो चरित्र की सूर्य की तरह एकदम उज्जवल थी, लेकिन लोगों को एक महिला को हटाने के लिए कुछ षड्यंत्र रचना था, और किसी को यदि महिला को गिराना है तो सबसे आसान है उसके चरित्र पर लांछन लगाना। कितना सही कितना गलत लोग नहीं देखते, लोगों की एक फितरत है कि महिला के चरित्र पर लांछन लगाए तो लोग जो है चटकारे लेकर के बातें कर ही लेते हैं। इसलिए लोगों ने इसके चरित्र पर लांछन लगाया। और इसके बाद ये जो एतगिन था इसने विद्रोह कर दिया, इसके विद्रोह को दबाया। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, सेना लेकर ये गई थी। जब वो सेना लेकर ये गई थी बटिंडा पंजाब में, लेकिन तभी उसे सूचना आई कि जब एतगिन का विद्रोह तो दबा दिया का, या एतगिन ने विद्रोह किया, विद्रोह कर दिया, क्या करें, जिन पे भरोसा किया था वो ही धोखा दे रहे थे। परंतु रजिया बहुत अच्छी सेनापति थी। रजिया ने विद्रोह दबाया, तभी उसे सूचना मिली कि यह विद्रोह दबा भी नहीं था, कि अल्तुनिया ने भी विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अल्तुनिया ने विद्रोह किया और अल्तुनिया की प्लानिंग थी विद्रोह की। इन दो का विद्रोह करने का उद्देश्य था और इन सब ने प्लान करके फंसाया था रजिया को इन्होंने प्लान से फंसाया था। वो चाहते थे कि तुम जो है कोने में विद्रोह करना, रजिया राजधानी से निकलेगी, सेना लेकर के जाएगी और पीछे से हम राजधानी पर कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए उसे जानबूझ करके फंसाया गया था। जो वजीर था जो उसी ने बनाया था वो भी उसका ना था। इसलिए दिल्ली को छोड़कर के रजिया पहले बदायूं गई, एतगिन के विद्रोह को दबाया, तभी सूचना मिली कि बठिंडा में विद्रोह हो गया। वो बदायूं से सीधी बठिंडा पहुंची। लंबे समय तक राजधानी बिना सेना के, बिना रजिया के रही। पीछे से जो उसका वजीर था उसने धोखा किया, और रजिया का एक भाई था, क्या नाम था, नासुरुद्दीन नहीं, बहराम सा, उसको इन्होंने शासक बना दिया। यानी 1240 में जब वो उधर गई थी, पीछे से शासक घोषित कर दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहां अल्तुनिया जो था उसने प्रस्ताव रखा कि तू तो गई, शासक कोई और बन गया, अब क्या करेगी। अल्तुनिया को इसने हरा भी दिया था, अल्तुनिया को जेल में भी डाल दिया था। लेकिन तभी उसे सूचना मिली कि आधी से ज्यादा जो सेना है वो भी विद्रोहियों के पास जा चुकी है। तब अल्तुनिया ने प्रस्ताव दिया कि एक तरीका है बचने का, बता, मेरे से ब्याह कर ले, मुझे छोड़ दे जेल से। रजिया ने उससे विवाह किया, उसे जेल से रिहा किया। दोनों की जो मिलीजुली सेना थी वो आए दिल्ली पर अधिकार करने के लिए, परंतु दिल्ली की चालीसा के सदस्यों ने बैराम शाह की ओर से युद्ध लड़ा और रजिया हार गई। जब रजिया
एंड अल्तुनिया दिल्ली से हार कर जब वापस पंजाब की ओर जा रहे थे, तब हरियाणा का एक जगह है कैथल, तब वो उनकी कुछ दिल्ली से भेजे हुए डाकुओं ने हत्या कर दी। ये लो साहब, इस प्रकार से 1240 में रजिया का खेल खत्म। तो प्यारे दोस्तों, फटाफट उतारो, फटाफट उतारो, मैं नीचे उतार देता हूं। ये लो साहब, तो रजिया भी खत्म, रुकनुद्दीन भी खत्म, अब बहराम साहब भी खत्म, मसूद साहब भी खत्म, नासरुद्दीन भी खत्म, बलबन भी खत्म, आज सब खत्म होंगे। हाँ जी, तो ये फटाफट लिख दो, दिल्ली में विद्रोह कर, दिल्ली में विद्रोह कर रजिया के सौतेले भाई मसूद सा, सॉरी बहराम सा, बहराम सा को सुल्तान बनाया गया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। अल्तुनिया से विवाह किया। दोनों ने दिल्ली जीतने के लिए आक्रमण किया, आक्रमण किया, परंतु पराजित होकर पंजाब जाते समय कैथल हरियाणा में डाकुओं ने हत्या की। अरे छोरो पढ़ भी लो, शायरी शायरी लिखवा लग गया सभी, सारे शायर हो गए, क्या मुश्किल होगा बताना, आपको कितना चाहता हूं मैं आपको।
मुश्किल होगा बताना कि आपको कितना चाहता हूं मैं, आपको आने वाली हिचकियों के लिए माफी चाहता हूं मैं। पागल हो गए। नहीं पढ़ूंगा बेटा, तुम तो लिख। सर कल मैं सिटी पार्क गया था, वहां पर मैंने गलती से कान पर फोन लगाकर बोल दिया कि देखो अंकल, आपकी बेटी पता नहीं यहाँ किसके साथ बैठी है। थोड़ी देर में पता लगा कि वहां भगदड़ मची हुई है। अब मुझे लगता है इतनी चिट्ठियों को पढ़ते पढ़ते टेम हो जाएगा, मैं बंद कर रहा हूं। अब मैं नहीं लिख रहा, इसलिए मैंने ये लो बंद कर दिया। अब जो है, क्योंकि कोई प्रश्न पूछने के लिए तो कागज लिखो ये तो समझ में आता है, लेकिन प्रश्न तो कोई आता ही नहीं है। या तो दिल के अरमान जो है वो गुल गुल के पिघलते हैं। तो सुनो रे, ये मैंने सारा बता दिया, बताओ कोई नई बात है तो बताओ। इसमें धोखा उन्हें नहीं दिया जिन पर भरोसा किया। वो याद आता है मुझे कि वो एक कोई पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी, 90 के दशक की, जिसमें शायद अजय देवगन का कोई डायलॉग है, हाँ हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो वही बात है, ये जो अपने लोग हैं इन्होंने इसको रजिया को धोखा दिया। इतिहास यही सिखाता है कि कभी किसी पे भरोसा ना करो और किसी को अपना कभी समझो ही मत, क्योंकि ये सत्य है, ईश्वर आपको बनाता है अकेला, आपको जन्म देता है अकेला, आपकी मौत होती है अकेली, और फिर तुम यहां करके अपना अपना करते घूमते हो और धोखा खा करके आंसू पहुंचते रहते हो। कोई अपना नहीं। ये देखो ना, इतिहास क्या सिखाता है, सब धोखेबाज है, सब के सब। और दूसरी बात, जो अपनी खुद से प्यार नहीं कर सकता, जो खुद का लक्ष्य नहीं साध सकता, वो दूसरों की क्या सहायता करेगा रे। जो जन्म देने वाले, जिनकी वजह से हम धरती पर हैं, उनके सपनों को छोड़कर और हम दूसरों के सपनों को साकार करने में सहयोग दे रहे हैं, तो धोखा तो है बहुत बड़ा। और ये धोखा तुम्हें माफ नहीं करेगा यदि कोई कर रहा है तो, इसलिए छोड़ देना है ऐसे धोखे। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, याद रखें वो कभी किसी और का नहीं हो सकता।